बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद असीम साहब। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में एक बार फिर से मुज़ाकरात की बाज़गश सुनाई देती है, लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि एक तरफ एक बड़ा तबका या एक बड़ा इत्तेहादी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को एक मेज़ पर लाने के लिए कोशा है और इस ज़िमन के अंदर उनकी ख्वाहिशात में से ये है कि टेबल टॉक होनी चाहिए और इस मौके पर होनी चाहिए और किरदार अदा करना चाहिए, और वो कहते हैं कि लीड करें वज़ीर आज़म, जबकि हुकूमती हल्के ही कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते, मुज़ाकरात इस दौर के अंदर नहीं होंगे, या फिर वो जवाब बनाते हैं पुरानी बातों को कि वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते थे, हम कैसे मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात के लिए पहल हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से वो संजीदगी दिखाई नहीं दे रही। हुकूमत अपने इत्तेहादियों को मनाने के लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन इत्तेहादियों के माबैन जो पावर शेयरिंग वाला मामला था वो भी एग्जीक्यूट ना हो सका, और उसके बाद जो दीगर अदवार उसके चलने थे उस पर भी कोई बड़ी मीटिंग ना हो सकी। लेकिन ये कहा जाता है कि किसी वफात की वजह से वो मीटिंग नहीं हो सकी। जो गवर्नर पंजाब है उनकी खुश दामन जो है वो इंतकाल कर गई हैं, तो उसको भी जवाब बनाया जा रहा है, लेकिन उसके पसे पर्दा हकायक कुछ और बताए जाते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वैसी संजीदगी दिखाई नहीं दे रही थी जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ भी था। और इसके साथ साथ आज सेनेट के अंदर वही बात जो पिछले एक हफ्ते से गर्दिश कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद को बढ़ाने के लिए तगोदो की जा रही है, और जिस पे सेनेटर जो अब्दुल कादिर हैं उन्होंने एक तहरीक पेश की जिसकी मुखालिफत अपोजिशन ने की। बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि अगर 2 जजेस बढ़ाने हैं तो ठीक है, लेकिन अगर जुडिशल मार्शल लॉ लगाना है तो फिर हम इस ज़िमन के अंदर कोई हिमायत नहीं करेंगे अगर आप 7 जजेस बढ़ाने की बात करते हैं। जबकि सेनेटर अब्दुल कादिर ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरी ख्वाहिश है कि 16 जजेस मजीद सुप्रीम कोर्ट के होने चाहिए। अब उसके अलावा जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तौसी या फिर उसके साथ साथ उम्र की हद को बढ़ाए जाने के हवाले से जो बातें थी उस पर भी कुछ क्लैरिफिकेशन मंजर-ए-आम पे आई हैं। इस पूरे मंजरनामे पे बात करेंगे और आगे चल के लाहौर में बढ़ते हुए जराइम के हवाले से और पुरानी जो गैंग वॉर है उसी का तसलसल अब क्यों देखने में आ रहा है उस पर भी बात की जाएगी। राना साहब, मुल्की सियासत में जो मुज़ाकरात के हवाले से है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का शॉर्ट सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की गुफ्तगू सुनवाइएगा। मुज़ाकरात हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नेशनल इंटरेस्ट पे तमाम पार्टियों को मुज़ाकरात करने चाहिए, बाशमूल तहरीक इंसाफ। प्राइम मिनिस्टर को लीड लेनी चाहिए, वो इनिशिएटिव मुल्क की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए तमाम जमातों को अपने इख्तिलाफात भुलाकर एक हो जाए। ये तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की राय क्या है? ख्वाजा आसिफ साहब का क्या कहना है इस ज़िमन के अंदर, और एहसन इकबाल साहब का क्या कहना है, वो भी ज़रा मुलाहिज़ा करें। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। 9 मई पाकिस्तान का 9 सितंबर था। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी जी, आप हक में नहीं है। मैं नहीं चाहता, ये ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है और एहसन इकबाल साहब का कहना है कि 9 मई के हवाले से वो माफ़ी मांगेंगे तो फिर सोचा जा सकता। राना साहब, डायलॉग के हवाले से क्या कोई पेशरफ्त हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि यासिर साहब, किस मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं? मुज़ाकरात के हवाले से मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ ना। ये सारे बैठ के असम्बली में जिस पार्लियामेंट को आप देखते हैं ना जी, अगर उस पार्लियामेंट की कार्रवाई को देखें तो ये मुज़ाकरात क्या, मुझे वो पार्लियामेंट ही नहीं लगती। मुज़ाकरात तो बड़ी दूर की बात है ना, जहाँ पे अवाम की बात नहीं हो रही, जहाँ पे पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, जहाँ पर ज़ातियात पे सिर्फ हमले हो रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ हुकूमत ने इमरान खान एक नाम रटा हुआ है और अपोजिशन ने एक नाम रटा हुआ है, बस इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा। क्या मुज़ाकरात के लिए एक मीटिंग नहीं हुई? क्या ये मीटिंग हुकूमती इत्तेहाद के सबसे बड़े अहम तरीन ज़िम्मेदार की ख्वाहिश पर नहीं हुई? क्या इस मीटिंग में 6 लोग शामिल नहीं थे? क्या इस मीटिंग में यह तय नहीं हुआ कि जनाब इस मामले को आगे बढ़ाते हैं, अगले दिन का टाइम सेट होता है, फिर अचानक से अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन? कौन है जो इस मुज़ाकरात की राह में अचानक आ जाता है और मुज़ाकरात को रोक देता है और सियासी अमल को
ताउतल का शिकार कर देता है। मुज़ाकरात तो शुरू हो गए थे, एक मुज़ाकरात का दौर हो गया था और उसमें यह मान लिया गया था कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, उसमें यह बिल्कुल हर चीज तैयार कर ली गई थी। फिर अचानक से क्या हुआ? फिर अचानक से वो कौन से लोग थे, उनकी तरफ इशारा आपने सुना नहीं महमूद खान अचकज़ई साहब का, कि फिर पीछे से छुरियां मारी गई, अचानक से छुरियां मारी गई, सुना ना आज आपने जी? तो फिर आपको समझ आ जाना चाहिए ना, एक मुज़ाकरात का राउंड हो गया था, फिर उस राउंड के बाद अगले राउंड ना हुए हैं, ना होंगे और ना कोई होने देगा। नंबर एक तो इस बात को ज़हननशीन कर, जहां पे मुज़ाकरात होने होते हैं वहां पर ऐसी तरामीम, ऐसी करारदादें नहीं लाई जाती। जहां पे मुज़ाकरात होने होते हैं वहां पर कुछ ना कुछ लोगों को कहा जाता है कि ज़बाबंदी करो, यहां पे नहीं हो रही ज़बाबंदी। यहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए लोगों से राब्ते हो रहे हैं, यहां पर एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए अपनी ख्वाहिशात की तकमील हो रही है। आप कहते हैं कि मुज़ाकरात एक हो चुके हैं भाई, आगे मुज़ाकरात हुए हैं, ना होंगे, ना मुझे होते नजर आ रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि अब तो गेम किसी और तरफ जा रही है। किस तरफ? अब तो गेम जा रही है, क्या एक मीटिंग नहीं हुई? मैं फिर ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मेरी बात गलत है तो कोई हुकूमती तर्जमान बिल्कुल प्रोग्राम देख रहा है तो इसकी वजाहत कर दे। क्या ये बात नहीं हुई कि 1, 2, 3, 4, 5 बल्कि इससे भी ज़्यादा क्या मीटिंगें नहीं हुई जिसमें नाम दिए गए? जनाब ये 45 नाम हैं, हमने इन 45, मैं तादाद पूरी बता रहा हूँ यासर साहब, 45 हमने इन 45 नामों से राब्ते मुकम्मल कर लिए हैं आउट ऑफ 93 जी। अच्छा, हमने इन 45 नामों से राब्ते मुकम्मल कर लिए हैं। ये 45 नाम में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, हम इन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल देंगे, इलेक्शन कमीशन से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ लेकर देंगे और यह अब हमारा भरपूर तरीके से साथ देंगे और हम 2/3 अक्सरियत से अपने कवानीन को पास कराएंगे और फिर जो चाहेगा वो करेंगे और 5 साल क्या फिर अगले 10 साल भी हुकूमत हमारी होगी। ये ख्वाब बहुत से लोग नहीं, वो सिर्फ राणा साहब वो क्या डिजिट ही बताया गया या बाकायदा नाम भी बताए गए? लोग बाकायदा नाम बताए गए। अच्छा, एक शख्सियत को नाम पेश किए गए और कहा गया कि बहुत जल्द आपकी मुलाकात करा देंगे। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, उनमें से 45 तो दूर की बात है, 45 तो बहुत दूर की बात है, 5 भी उनसे राजी नहीं हुए। 40 निकाल दें, 5 भी उनसे राजी नहीं हुए। उसके आगे क्या हुआ? जब ये डिजिट बताया जाता है उसके बाद एक दिन कहा जाता है जनाब इस तरह करें कि जब असेंबली सेशन होगा, ये बात मैं आपको कुछ दिन पहले की बता रहा हूं, सही, जब असेंबली सेशन होगा तो आपने 5-5 के ग्रुप में लोगों को लेके फलां रूम में आना है, हम चाय पियेंगे, बातें करेंगे असेंबली सेक्रेटरीट में। हाँ जी, अच्छा, बातें करेंगे, महसूस भी नहीं होगा। अच्छा, और वो हमें बस शक्लें दिखाएं, वो हमें यकीन दहानी कराएं और हम उसके बाद फिर अचानक से काम करेंगे, कागजात तैयार हो जाते हैं। अच्छा, कानूनी मशावरत मुकम्मल हो जाती है। ठीक, लेकिन बदकिस्मती देखें, उन्हें यह नहीं पता होता कि जिसको वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे हैं वो इनको पागल बनाने जा रहे हैं। वो बाकायदा इनको पागल बनाते हैं, वो बाकायदा इनके साथ खेलते हैं, वो अपनी हर बात अपनी लीडरशिप तक लाते हैं और प्री प्लान इनको अपने जाल बजाय इनके जाल में बसने के अपने जाल में बसाते हैं। और जब इनके पास ये वक्त नहीं रह जाता, जब इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता, जब इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती कि आप किस तरफ टक्कर मारेंगे, फिर जाके वो इन्हें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, तो असी इधर थे, असी इधर। बात समझे रियासत साहब? क्या ये नहीं हुआ? ये मैं खबर ब्रेक कर रहा हूं, अगर मेरी खबर गलत है तो मुझे चैलेंज मैं करता हूं, मुझे चैलेंज करें। उसके बाद तो ये भागे हैं दूसरी तरफ मौलाना साहब की तरफ
और मौलाना साहब का भी आपको बता दूं, अगर जमीयत उलमा इस्लाम पीपल्स पार्टी का साथ देती है तो सिंध वाले नाराज हो जाएंगे। यासर साहब, इनके ना इलेक्शन हो रहे हैं, इंटर पार्टी इलेक्शन जी, वो इन्होंने मोहलत भी मांगी उसकी। उसमें अब जिक्र ये हो रहा है कि अगर KPK और बलोचिस्तान और सिंध में हमने आइंदा इलेक्शन में अगर अचीव करना है तो हमें तहरीक इंसाफ के साथ चलना होगा या उनकी हमायत लेना होगी, उनको हमायत देना होगी। अगर ये मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के साथ जाते हैं तो इन्हें इतनी शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। नून लीग के साथ जाने से KPK, पीपल्स पार्टी के साथ जाने से बलोचिस्तान और सिंध। याद है आपको मौलाना साहब ने कहा था कि मैंने इत्तेहाद के लिए जब मियां नवाज शरीफ से बात की KPK में, तो मुझे आगे से बड़े हकारत के साथ उन्होंने जवाब दिया। याद है ना आपको जी। अब सिंध में तो सोमरू साहब पीपल्स पार्टी के खिलाफ स्टैंड लेते हैं ना, बलोचिस्तान में वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़े हैं, KPK में नून लीग उनके साथ हाथ करके हुई है। अब मौलाना साहब दरमियान में खड़े हैं। ये जो बातें चल रही हैं ना, इत्तेहाद हो गया, इत्तेहाद हो गया, ये इत्तेहाद नहीं है यासर साहब, ये कुछ और होगा। मैं आपको ये अंदर की खबर दे रहा हूं, अंदर की। इनकी तंजीमें चाहती हैं मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी नहीं, तहरीक इंसाफ। कुछ लोग चाहते हैं जनाब चले हुकूमत में चले जाए, हुकूमती तालाब इक़्तिदार के तालाब में कुछ देर मज़े ले ले, लेकिन ये इस्तिवा होना नहीं। मैं आपको एक दूसरा, यासर साहब मुझे एक बात तो बताएं। जी सर। ये मुश्ताक साहब किसके सेनेटर हैं? जमात इस्लामी के थे। जमात इस्लामी ने की हुआ है, बेचारे पकड़े गए, उनके लोगों के साथ जो हुआ तमाम TV चैनल ने दिखाया जी। जमात इस्लामी ने एक बयान भी जारी नहीं किया। जमात इस्लामी के अंदरूनी मामलात में बाकायदा तौर पर लोगों को ये भी कहा गया हुआ है, जहाँ तक मेरे ज़राए बताते हैं, कि उनकी तरफ से अगर कोई इन्विटेशन आए तो आपने उसको ज्वाइन नहीं करना, यहाँ तक बात है। और माजी करीब में तो ये भी सुना हुआ था कि शायद मुश्ताक साहब को कोई शो कॉज नोटिस भी उन्होंने जारी किया हुआ है कि आप जमात इस्लामी के अम्ब्रेला के नीचे काम करना चाहते हैं या अपनी NGO वाला काम करना चाहते हैं। उनकी कोई NGO भी है? वो NGO अपनी चलाते हैं। इसी वजह से उन्होंने जमात इस्लामी के अंदर ये हालिया जो तब्दीलियाँ हुई, जब ये अमीर मुंतखब हुए, उन्होंने कोई ओहदा भी नहीं लिया था, तो ये वो अपना वक्त अपनी NGO को देना चाहते थे। लेकिन मैं हैरान हुआ कि बेचारे पकड़े तो गज़ा के मामले पे गए थे ना, तो एक बयान तो आ जाता यार, बयान भी नहीं आया। वैसे भी इनका महीना मुआहदे का पूरा नहीं हो गया यासर साहब जी? वो एक मुआहदा करके आए थे, ये 45 दिन का था ना? 45 दिन, ये 15 दिन रहने। हाँ जी। तो 15 दिन बाद क्या चल जाना? वो खबर नहीं आ गई राना साहब ऐसे ही? क्या आ गई कि महंगाई जो है वो 9.5 पे आ गई है यार। क्या बात है, की बात कर रहे हैं। हमारे वज़ीर इत्तलात ने आज कौमी असम्बली के अंदर ये बयान दिया है, इदारा शुमारियात ने जारी किया है जी कि महंगाई की शरह। बैंक है ये इदारा शुमारियात को बैंक है हुकूमती इदारा ही है। तो चीज़ें कम कौन सी हुई हैं? ये तो तारड़ साहब को पता होगा, जिन्होंने कहा जी कि तारीख की कम तरीन सतह पे आई सिंगल। तारड़ साहब को ले लैन पे, उनसे पूछ ले चीज़ें कम हुई क्या है? चिकन का रेट कम हुआ है, मटन का रेट कम हुआ है, सब्जी का रेट कम हुआ है, बता देना मुझे। नहीं तो खाइए, असी और की खाइए, मिट्टी का ही है। गैस का रेट कम हुआ है, बिजली का रेट कम हुआ है। वो रियायत जो दी है वो रियायत ने छोड़ो 2 महीने दी, पूरे 6 महीने भुगतना भी दिया ना सी 200 तो उत्ते यूनिट दो जो हाल होना। शॉर्ट टर्म रिलीफ तो नहीं है ना, पूरे 2 महीने का रिलीफ है। अच्छा मुझे एक बात, चीजें कम क्या हुई? कोई एक बंदे कम हुए, हाँ ये वो क्या बंदे कम हुए हैं, अमवात में इजाफा हुआ है, चोरी डकैती में इजाफा हुआ है, क्राइम की रेशो में इजाफा हुआ है, अवाम की बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, तलीमी इदारों से बच्चों के निकल जाने में इजाफा हुआ है, अस्पतालों में मरीजों की आमदो रफ्त में इजाफा हुआ है, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की कीमत 6 रुपये बढ़ गई है, इसके अलावा मेडिसिन की कीमतें आसमान को पहुंच गई, इसमें इजाफा हुआ। कमी किसी चीज में नहीं हुई। हाँ तो वो जिन चीज़ों में कमी वाकई हुई है वो आप तक शायद उसकी दस्तरस ही क्या है, वो क्या है मुझे बता देना। वही ना, आप और मैं मालूम नहीं है हमें कि नहीं वो क्या हो, वो है चीज़ क्या?
रोटी मेरे ख्याल से हो गई होगी 4 रुपए की, सब्जी 10 रुपए की मिल रही होगी, बस आपकी उस मार्केट तक रसाई नहीं होनी। अच्छा नहीं है 800 का सूट मिलता होगा लेकिन आप उस मार्केट पे नहीं जा सकते। देखें बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। क्या करूं मैं, उस मुल्क का वीज़ा लगवा दें मुझे जहाँ पे मिलते हैं, लगवा देना। यहाँ तारड़ साहब से रिक्वेस्ट कर देते हैं यार मुझे इस मुल्क के अंदर हर चीज़ महंगी है, एक चीज आके ये कह देता दायरा शुमार याद ने क्या और तुसी की क्या। इनसे पूछे ना इन्होंने क्या कहा। इन्होंने सिर्फ कहना इमरान खान को बस फांसी दे दो, इमरान खान को फला कर दो, इमरान खान को फला कर दो। आज देखो यार रहती रोती ये जमहूरियत है, जल से जुलूसों पर भी बंदी लगा दो जी, शहरी इज्तिमात नहीं कर सकते जी, शहर से बाहर एक सुनसान जगह दे देते हैं। आप भी उत्थे करने सन ना, कौन सी जगह देंगे, चले दे ये शहर से बाहर भी जगह दे के दे रहे। जब पीटीआई का जलसा आता है ना इन्हें ढिड च वट फिरना शुरू हो जाते हैं। जब जलसा आता है, अब एक देखे ना जो आजम तारड़ साहब का सुना है कि नहीं सुना? जी जी तुसी जो मरी हुए हो ना, तुसी गुमसुम जे हो। सुना मैं कहा नहीं हो रहा, सुने इस्लामाबाद ये दूर चला के आए हो ना। आज तो वहाँ पे रास्ते बंद किए हुए थे उन्होंने सारे। नहीं वो इंशाल्लाह बंद ही रहने ने। अच्छा अवाम से बंद नहीं सारे रास्ते इस्लामाबाद में। अच्छा मुझे एक बात है, जलसा 8 को ये किस लिए बंद किए थे? आज पर है वो तो असेंबली की कार्रवाई के लिए उन्होंने बंद किया हुआ। क्यों क्या हो क्यों वजह? सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सर। किसका? उनका असेंबली वालों का। असेंबली वाले जब वोट लेने जाते हैं प्रोटोकॉल होता है उस वक्त तो भाई दीन मोहम्मद के दीना के घर भी चले जाते हैं ना। उस वक्त तो चने वालों के बाजार में बैठ के रोटी भी वहां पे खाते हैं जहां पे जिंदगी में कभी गुजरे ना हो। इनका क्यों प्रोटोकॉल दे भाई इनको? सर वोटों से पहले और वोटों के बाद ये घुटनों से लेके गले तक आने का मकाम होता है सर। सदके जावाना ये एक सफर है और ये सफर हम इनको प्रोटोकॉल देते हैं या नोटों को प्रोटोकॉल देते हैं, फर्क इतना है ना, फर्क ये है ना नोटों को और इनको दोनों को प्रोटोकॉल होता है। राना साहब तरमीम के हवाले से क्या होगा? इजलास में आइन की अमेंडमेंट यानी आइनी तरमीम पेश ही नहीं हो सकती। राना साहब वो दुरुस्त कहते हैं, खुद भी कानूनदान है, खुद भी कानूनदान है। तो आज जिन्हें पेश हुई हैं वो की सन तो आज पेश हुआ वो क्या करारदाद थी जी, उसका असर है कोई? वो तो कमेटी को भिजवा दी उन्होंने, कमेटी अभी देखेगी, कमेटी पे वो अब किस दिन निकलती है, वो कमेटी क्या फैसला करती है, फिर वो भिजवाई जाएगी, फिर उस पर दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। 13 दिन 14 दिन जितना कुछ इन्होंने करना है कर ले। 13-14 दिन? हाँ। अच्छा। जिस दिन अदालतें बाज़ाब्ता खुल गई, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस बाज़ाब्ता बैठ के छुट्टियां ख़त्म हो गई और उस दिन के बाद इनके पास वक्त नहीं होना, फैसला चीज़ें जो अपीलें गई हुई हैं वो सारी, इतना कुछ होना है कि इस पार्लियामेंट को लग पता जाएगा कि इनके साथ हुआ क्या, किस तरीके से। देखिए ना राना सनाउल्लाह कहता है कि नहीं हो सकती, अदलिया पर यह दूसरा हमला था। आप जजिस की तादाद बढ़ाना चाह रहे हैं, आप कह रहे 7 जज और रख दो। कल सुप्रीम कोर्ट से अगर ये हुक्म आ जाता है कि जनाब आवाम की तादाद ज़्यादा है और ये आम आदमी तक नहीं पहुंच सकते एक एक हल्के में, तो फौरी तौर पर जनाब 50, 60, 70 MPA MNA और कर दो। ये करेंगे? इनकी तो यह है कि अभी जनाब इतने केसेस पड़े हैं, फलां हैं फलां, करेंगे ये? अपनी मंशा होगी या उसमें कोई चाह नहीं करेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट के तो पहले हुक्म थे, मन्ने नहीं, तो अब कैसे मानेंगे ये हुक्म? यहां तो ये सुप्रीम कोर्ट को हुक्म मान लें और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि तहरीक इंसाफ को सीटें दें, देना सीटें, नहीं दी, करें बाकी काम, नहीं करते। तो अब आने देना भाई। बात यह है कि आपने अपनी मनमानी कर ली, आपने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वाला जो शोर डाला तो उसमें फुल बेंच बैठने वाला, फुल बेंच बैठने वाला ना हो गया। जी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मैं तो आज मुझे तो शर्म आ रही है, शर्म आ रही है मुझे, आपको और मुझे ना ये सहाफ़त छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे सहाफ़ी तर्जमान बन जाएं सियासी जमातों के
और सरकारी नौकरियां पे लग जाए। बस अपने हिस्से की वो बुलंद करते रहना चाहिए, अपना हक अदा करते रहिए, चाहे उसके मुकाबले में वो मुकाबला ना हो सके, लेकिन आप उस सफ़ के अंदर खुद को शुमार करते रहेंगे जिन्होंने हक की आवाज़ बुलंद की थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल सेनेट के अंदर जो तहरीक पेश की गई सेनेटर अब्दुल कादिर साहब की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाने के हवाले से बात हुई है, उसके पसे पर्दा हकायक क्या है और ये आइनी तरामीम अगर करना चाहते हैं तो क्या हो सकती है या नहीं हो सकती। बकौल राना सनाउल्लाह साहब वो मुश्तरका इजलास में भी आइनी तरमीम पेश नहीं हो सकती। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुमायूं मोहम्मद साहब, एक तरफ बैरिस्टर गौहर ने ये कहा कि अगर 2 जजेस बढ़ाने की बात होती तो हम जो है उसकी हिमायत कर देते हैं, लेकिन अगर आप 7 जजेस बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हम हिमायत नहीं करेंगे। ये क्लैरिफिकेशन कहाँ से आएगी? आप इसकी तस्दीक या तायीद कर सकते हैं? सुनने में तो ये है कि उनकी जो दरख्वास्त है या उनकी तरफ से जो तहरीक पेश की गई है उसमें चीफ जस्टिस के अलावा 20 जजेस की बात हुई है, यानी मजमूई तौर पे फिर ये 21 जजेस बनते हैं। और अगर अब देखा जाए तो 17 जजेस तो मुस्तकिल हैं, 2 एडहॉक हैं, 19 तो पहले से मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने बिल्कुल सही कहा। जो कादिर साहब है, मेरे ख्याल में उनको जैसे मुझे लग रहा था, अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, जैसे मुझे लग रहा था, और मेरे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब भी बैठे हुए थे और हम दोनों यही डिस्कस कर रहे थे कि 17 जजेस तो और हैं, और ये कह रहे हैं क्योंकि जब वो बिल प्रेजेंट कर रहे थे अपना, तो वो कह रहे थे कि हमने 7 जजेस या 6 जजेस और बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा। तो उस बेसिस पे उनको शायद पता ही नहीं था कि 17 जजेस ऑलरेडी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे, और चूंकि उन्होंने जो चीज़ वहाँ कही हुई थी उस लिहाज से कुछ बाज़ चीज़ों में एक और भी केस था जो विड्रॉल हुआ था, तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, बाद लोग कुछ पढ़े थे, बाद कुछ पढ़े थे। लेकिन जो मेरी नज़र में, अगर मैं जो रिकॉल करूँ, और आपने कहा है कि अगर 2 जजेस होते तो दैट मीन्स के वो कह रहे हैं कि चूँकि कादिर साहब ने कहा था कि हमें 6 जजेस का हम इजाफी वो कर रहे हैं, तो नहीं सर मैं अगर क्लियर कर दूं, 17 जजेस मुस्तकिल है, मैं अगर मुखालता राई से काम नहीं ले रहा। 2 जजेस एडहॉकिज्म की बुनियाद के ऊपर इन्होंने साथ में ऐड किए, तो मजमूई तौर पे ये हो गए 19 में अगर आप 2 ऐड करें, अगर उनको काउंट आप नहीं करते तो फिर 17 है, उनको काउंट कर लें तो 19 है, 19 में 2 ऐड करें तो 21 हो जाते हैं, और उनके मुताबिक चीफ जस्टिस के अलावा 20 जजेस होने चाहिए। हाँ जी, हाँ, यही उनका वो है कि टोटल 21 जजेस का उन्होंने कहा है, बट दैट्स 21 इंक्लूड्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड 20 एक्सक्लूड्स दी जस्टिस। और जहां तक मुझे इल्म है, ये जो एडहॉक जजेस होते हैं, दे आर नॉट काउंटेड, दीज आर द परमानेंट जजेस जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो उनकी तादाद 21। इसका मतलब है वो तकरीबन 4 जजेस की वो तादाद बढ़ा रहे हैं इन टोटल, ठीक है। अच्छा, उस लिहाज से जो मेरे ख्याल में, जो अब ये अली जफर साहब खुद क्लियर करेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन मैं वैसे ही एक ट्राई टू अटेम्प्ट करता हूँ। जो आपने कहा, जो मैंने सुना था उधर, वो ये था कि अगर आप 2 की बात कर रहे होते तो शायद हम मान जाते, लेकिन चूंकि आप 6 की बात कर रहे हैं या ज्यादा के कर रहे हैं, ये इसलिए हम नहीं कि इसके पीछे के साथ जो है, इसके पीछे हम इसलिए नहीं मानते कि इसके पीछे जो आपकी रीजनिंग है वो गलत है, आप किसी और वजह से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ। वजह इस लिहाज से कि जब हम कहते हैं केसेस ज्यादा है, तो अब हम ये याद रखें कि 2 किस्म के, एक केस है जो टोटल हमारे पास मेरे ख्याल में 3.3 मिलियन, मतलब 33 लाख के केसेस है टोटल। अच्छा, उसमें से 82% जो है वो तकरीबन 19 से 20 लाख जो है वो तकरीबन उसमें चले जाते हैं, ये
लोअर जुडिशरी में चले जाते हैं, और बाकी जो आ जाते हैं तकरीबन 4 से 4.5 लाख के दरमियान में, ये हायर जुडिशरी और बाकी इन चीज़ों में आ जाती हैं। अब अगर हम देखें उस लिहाज से देखा जाए तो पता ये चलता है कि असल जो बॉटल नेक है वो तो लोअर जुडिशरी में और हाई कोर्ट में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इनके 54,000 थे, उन्होंने तकरीबन 2,500 एक साल में कम किए, तो उन्होंने 52,000 समझिंग कर लिया। उसके बाद ये तकरीबन 3,000 पर जज के लिहाज से आता है, ये भी ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है कि जुडिशरी में नंबर ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन ये जो टाइमिंग हो जाती है ना, देखिए आप अगर टाइमिंग या आप किसी इशू के लिहाज से स्पेसिफिक काम करना शुरू कर दें जिसमें टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप अच्छा खासे काम को भी खराब करना शुरू कर देते हैं। ये टाइमिंग के लिहाज से हर एक आदमी ये समझ रहा है कि इनकी नीयत खराब है, हर एक आदमी अच्छे खासे काम को भी इन्होंने खराब करना शुरू कर दिया। इन जनरल अगर आप देखा जाए तो यस, पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी की तादाद ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन देखिए इस वक्त हाई कोर्ट्स में जो नंबर ऑफ जजेस है वो तो जितने होने चाहिए वो भी कंप्लीट नहीं है। मतलब लेट्स से 10 जजों की जगह तो 10 जज पूरे नहीं है। आप पहले उनको पूरा करें, आप वो सारी चीजें पूरी करें एंड देन यू गो फॉर एडिंग मोर। ये एक कॉमन सेंस बनती है, ये एक एविडेंस बेस्ड डिसीजन है, आप उन बेसिस पे कर ले। लेकिन जब आप विले नीली कर देते हैं कि जी हम लोगों ने 7 बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाने और हमने लोअर जुडिशरी को टोटली इग्नोर करना है और हाई कोर्ट को टोटली इग्नोर करना है, जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा जो लंबे केसेस होते हैं जिनमें उनके ऊपर क्या कह सकते हैं जिरा भी हो रही होती है, सब कुछ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट तो खाली अपीलेट कोर्ट है, उसमें तो जो आया हुआ है उसी को चढ़ के देख के वो कर लेते हैं। और जो वो डिले की बात करें सर, ये डिले का ताल्लुक जो है ना, ये ठीक है किसी हद तक केसेस की वजह से भी है, लेकिन किसी हद तक ये हमारे जुडिशियल सिस्टम की वजह से भी है। आपने लेकर आना है, आप कानून लेकर आए कि कोई केस लोअर कोर्ट्स में 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा, हाई कोर्ट में 3 महीने से ज्यादा चलो, लोअर कोर्ट में 1 साल कर लो, हाई कोर्ट में 6 महीने कर लो और सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने कर लो। 1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर केस खत्म, उसका फैसला हो जाना चाहिए। ये जो हमारे जो असल जो चीज है ना, जो हम लोग कह देते हैं कि जी कभी आपने देखा होगा कभी अब पूरी एक टीम होती है, ये लॉयर्स की टीम होती है, उसमें जब जूनियर मोस्ट भी ना आया हो तो वो कहते हैं जी हमारा एक लॉयर नहीं आया, हम दोबारा वो करेंगे। ये जो डिलेज होती हैं ये नहीं होनी चाहिए। हर दफा आप जाते हो कभी एक हुआ कभी ये 2 डिले से ज्यादा, मतलब मैंने एडजॉर्न करना है, मेरे लिहाज से 2 से ज्यादा मैं नहीं कर सकता, कोई और करेगा 2 से ज्यादा नहीं कर सकता। तो एक मुद्दई और दूसरा जो है एक्यूज्ड एंड दूसरा जो है, ये दोनों 2 से ज्यादा एडजॉर्न नहीं कर सकते। तो टोटल 4 एडजॉर्नमेंट्स होने चाहिए और हर एक एडजॉर्नमेंट जो होनी चाहिए वो 3 से 4 हफ्ते से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट्स ऑल। खत्म करें। आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये जो 6-6 साल, मैं आपको बताता हूँ 15-15 साल केसेस चल रहे हैं और उसकी वजह क्या है? एक अच्छा लॉयर होगा, वो कोई ना कोई तरीका करके एडजॉर्नमेंट करता रहेगा और बाद दफा जजेस भी करते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर हमारे साहब, ये तो हो गया ना, आपने एक थ्योरी भी दे दी किस तरह के होना चाहिए किस तरह नहीं होनी। आप समझते हैं कि ये अब्दुल कादिर साहब की पेश की गई करारदाद जो है या पेश की गई तरमीम जो है, इस पे अमल हो जाएगा? देखिए इस तरह है, आईनी तरमीम हो नहीं सकती, आईनी तरमीम नहीं हो सकती। अब जहां तक मुझे अंदाजा है ये आइन मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरमीम आएगी। अगर तो ये किसी लॉ के लिहाज से कुछ चेंज कर रहे हैं तो फिर उसमें वो कर सकते हैं, तो शायद वो ये कर लेंगे क्योंकि मेजॉरिटी उनके पास है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो आइन के लिहाज से तो फिर ये नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर 1 दोनों जो पार्लियामान है, नेशनल असेंबली और सेनेट, इन दोनों में उनको अलग अलग आइदर में से किसी एक में प्रेजेंट करना है। अब ये सेनेट में आ गया तो सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी के साथ इसको पास करना है। यहाँ पे उनको जो चाहिए, जो मेन नंबर चाहिए वो उनको चाहिए JUI के। इन प्रिंसिपल जो मेरे साथ कामरान मुर्तजा साहब बैठे हुए थे, जो मुझे उनकी बातों से ये लग रहा था कि वो ये आप कहाँ पे कौमी असेंबली की बात कर रहे हैं? कौमी असेंबली में अगर वो मिल जाते हैं तो आप समझते हैं कि 2/3 हो जाएगी उनकी? नहीं, देखिए सुने, सबसे पहले अब ये प्रेजेंट हुए सेनेट में, तो इसने सेनेट से 2/3 मेजॉरिटी लेनी है। दैट मीन 64
वोट्स लेने हैं आउट ऑफ 64 लेने, ठीक है। अब 64 इनके पास कंप्लीट नहीं है अनटिल अनलेस जेयूआई इनको सपोर्ट ना कर दे, ठीक है। अब जो मुझे अंदाजा हुआ था कामरान मुर्तज़ा साहब की बातों से, हो सकता है उनकी पार्टी पॉलिसी कोई बदल जाए, कुछ हो जाए, लेकिन जो जनरली जिस लिहाज से वो खुद इसके ऊपर बात कर रहे थे और वो कर रहे थे, वो यही कहना चाह रहे थे कि ये चीज दे विल अपोज दिस बिल, ठीक है। एज ऑफ टुडे जो वहां पे बातें हो रही थी वो यही था कि वो इस बिल के खिलाफ है फॉर द वेरी रीजन, एंड देयर आर फ्यू अदर थिंग्स जो कामरान मुर्तज़ा साहब उस वक्त बोल रहे थे कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें बात कर रहे थे। मेरा नहीं ख्याल कि ये इट विल सी वो मुखालिफ थे, तो आपने उनसे पूछा कि नूर आलम खान साहब ने जो तैयारी कर रखी है कौमी असम्बली के लिए वो पार्टी पॉलिसी है? देखिए उस पे उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने मुझे एक किस्म का ये कहा कि जी मेरे लिहाज से उनके ये अल्फाज थे कि उनको इसका पूरी तरह इल्म नहीं है कि क्या है। उनकी जाती राय ये थी कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन पार्टी पॉलिसी के लिहाज से, अच्छा जो मुझे मालूम है, जो बाज और लोग बातें कर रहे हैं, आपको पता है मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बाज और लोग जो जेयूआई में से और जो टेलीविजन पे आते हैं और वो बात करते हैं, वो जनरली ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो थे ना वो इसके हक में नहीं थे। मैंने जब ये बात पूछी उनसे तो उन्होंने इसके ऊपर कहा कि मुझे इसके ऊपर ज़्यादा इल्म नहीं है, तो उन्होंने ज़्यादा बात वो करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इज़ प्रॉब्ली नॉट हैप्पी विद इट। आगे क्या होता है क्या नहीं होता मुझे उसका मालूम नहीं है, लेकिन जनरली जो चमगोइयाँ हो रही हैं वो इसी तरह ही हो रही हैं कि शायद नूर आलम साहब जो है ना ही हैज़ गॉन रोग। अच्छा, आज आपने उस पर बड़ी बहस की, आपने कहा ये क्या रवायात आप कायम कर रहे हैं, ये जो एक जलसों जुलूसों पर पाबंदी का एक सोच रहे हैं कि शहरों में ना हो, जलसे ना हो, तो इसके लिए ये क्या अचानक से जब आपका जलसा करीब आने लगता है तो अचानक से कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है? देखिए अब अगर मैं एक थोड़ा सा जरा देखूं, इसमें दो एलिमेंट्स हैं। एक फंडामेंटल राइट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड एवरीबडी, चाहे जैसे आज अगर कोई और लोग एहतजाज कर रहे हैं उनका भी राइट है, हर एक शहरी का ये राइट है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ये राइट है कि वो एहतजाज करे। अच्छा, ये भी मैं मानता हूँ कि अगर किसी जगह पे ट्रैफिक तंग होती है उसको नहीं होना चाहिए। देखिए ट्रैफिक को तंग करने के लिए आप उनकी डाइवर्जन्स लगा सकते हैं, आप इनको किसी एक जगह पे कर लें और उसके बाद डाइवर्जन्स लगा के, बहुत सारी डाइवर्जन्स हैं, आप डाइवर्जन्स लगा के बाकी सारा सिस्टम चला सकते हैं। आप इनको अगर हम मुझसे कोई पूछे, परेड ग्राउंड इज अ वंडरफुल वेन्यू जिसमें वो क्या कह सकते हैं उसे, टैंक चल रहे होते हैं, सब कुछ चल रहे होते, बहुत बड़ी जगह है, वहां पे जाके जलसा करे, हर एक जाके करे, कोई मसला कोई होना नहीं चाहिए। तो इस किस्म की जगह हैं जहां पे कर सकते हैं और वो कर सकते हैं। लेकिन अगर जो उसके जो मेन क्लॉज है वो नंबर 5 है, वो क्लॉज नंबर 5 जो लेकर आ रहे थे उसमें ये किया हुआ था कि इंतजामिया जो है ना कि अगर ये लोग जो है ना इनका पास रिकॉर्ड या फलाना रिकॉर्ड व्हाटएवर जो बहाने उन्होंने डाले हुए हैं पीटीआई को सामने रखते हुए कि इसके अंदर पुरतशद्दुद एहतजाज हो सकता है, तो उस प्रिजम्पशन पे वो उसको इजाजत ना दे। ये प्रिजम्पशन जो है ना, दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और उसका कुली इख्तियार इंतजामिया का होगा, ऐसे ही उसका देखिए उसका कुली इख्तियार इंतजामिया को दिया हुआ है और बेसिकली दिस इज हाउ यू कैन मैनिपुलेट। मैंने उनको यही समझाया, मैंने कहा देखिए एट द एंड ऑफ द डे आज आप कर रहे हो और ये इससे पहले भी बहुत दफा हुआ है, हम जो किसी के दबाव में या हम एज अ पॉलिटिशियंस किसी के दबाव में या किसी की नफरत में या किसी की जेलसी में जब हम लॉज बना रहे होते हैं ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम अपने आप को खोखला कर रहे हैं, क्या हम डेमोक्रेसी को खोखला कर रहे हैं, या क्या हम जो फाशिज्म है या क्या हम जो डिक्टेटरशिप है हम उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। क्योंकि ये याद रखना, हर लॉ पिछली दफा से ज्यादा जब आप प्रेसिडेंस बनाना शुरू कर देते हैं तो हर एक आदमी अपनी बाउंड्री पुश करेगा। तो जो लोग आपसे ये लॉ बनवा रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम इस लॉ की बाउंड्रीज को पुश करेंगे। अच्छा, मान ले ये लॉ बन गया, मान ले 8 को जलसा हो रहा है, फिर भी जलसा तो हो रहा है जी इंशाल्लाह, वैसा ही जैसे पिछली 2 बार हुआ। देखिए अगर आप मुझसे पूछते हैं,
मैं एक सर मैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद से बतौर फर्द वाहिद नहीं पूछ रहा सर, बतौर पार्टी रहनुमा पूछ रहा हूँ। देखिए, जब पार्टी रहनुमा तो मैं ये बता रहा हूँ ना कि जलसा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। मेरा ये नहीं ख्याल कि इस दफा ये जलसा डिले होगा। उसकी दो वजूहात हैं। उसकी वजह पार्टी लीडरशिप नहीं है, उसकी वजह पार्टी वर्कर्स हैं, उसकी वजह अवाम है। और ये याद रखें, अगर किसी वजह से डॉक्टर हुमायूं या उमर अयूब या बैरिस्टर गौर साहब, अगर इन लोगों ने डिले कर लिया ना, मेरा नहीं ख्याल कि इस दफा वर्कर्स और अवाम डिले करेंगी, वो बाहर निकल आएंगी। अच्छा, इसका नुकसान क्या है? नुकसान इसका सबसे बड़ा ये है कि अगर वो बाहर निकल आए और उनको किसी हद तक हम लोग शायद उनको डायरेक्शन दे पाते हो, लेकिन अगर वो बाहर निकल आए हमारे बगैर, तो फिर उनको काबू में करना फिर किसी के बस की बात नहीं होगी। ये चीज स्पिन ओवर हो सकती है इनटू समथिंग एल्स। तो मेरी नजर में इंतजामिया को अकल के नाखून लेते हुए जलसे की इजाजत दे दे। क्या होगा अगर हम कहते हैं 10 लाख आएंगे, तो हो सकता है 1 लाख आ जाए तो आप हमें क्रिटिसाइज कर देना। 10 लाख की बजाय 20 लाख आ जाते तो हम अपनी स्ट्रेंथ कर देंगे, आपको स्ट्रेंथ बता देंगे। आप तो ऑलरेडी डरे हुए हैं, जरा ज्यादा डर जाएंगे, जरा ज्यादा सहम जाएंगे। हो सकता है आप लेक्सोट्रिनल की 1 गोली की बजाय 2 गोलियां खानी शुरू कर दें। वो अपनी जगह पर है, ठीक है, लेकिन कम अज कम आप पाकिस्तान को एक विशियस साइकिल ऑलरेडी आप देखिए। बंगाली साहब क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि इनकी डायरेक्शन ही गलत है, इनकी डायरेक्शन इसी गलत है। आप बंगाली साहब की बात कर रहे हैं सर, फिर उसके मुकाबले में तो हमारे वजीर तलात और इदारा शुमारियात तो कहता है महंगाई सिंगल डिजिट पे आ गई। उनको मेरे ख्याल में उनको वो जब जो होता है ना 25 या 30 लिखा होगा ना, तो 0 को डिजिट नहीं समझते होंगे, खाली 3 समझ रहे होंगे। तो मतलब वो क्या, वो किसी बड़े शख्स ने कहा था ना कि एक तो ये बड़े नालायक बहुत है, ऊपर से ये मेहनत भी नहीं करते। अच्छा हुमायूं साहब, आप कह सकते हैं, हम कहें तो फौरी तौर पे हम पे पीका एक्ट भी आ जाता है और बाकी एक्ट भी आ जाते हैं, लेकिन हम जो दिल की बात होती है थोड़ी बहुत कह तो देते हैं। तो खान साहब की रिहाई का क्या देख रहे हैं? देखिए, उसूलन तो खान साहब को इस वक्त जेल में होना ही नहीं चाहिए था, उसूलन होना ही नहीं चाहिए था। इस बात से ज्यादा मतलब जिस किस्म के केसेस उन पे किए गए हैं, कोई एक केस अपने मेरिट पे स्टैंड नहीं करता। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? एक डर, एक खौफ, एक नफरत, एक पर्सनल वेंडेटा, उससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। आप एक शख्स को कितनी देर तक करोगे? और लेकिन ये याद रखना, मेरे लिहाज से जो ही ये केसेस चलना शुरू होंगे, और अभी सितंबर में वैसे भी वो छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, लॉन्ग जो छुट्टियां होती है, मेरे लिहाज से जुडिशरी में छुट्टियां बहुत कम होनी चाहिए, इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एनीवे, जब ये छुट्टियां खत्म होगी, ये इस पे डिसीजन आने शुरू होंगे, तो ये स्टैंड नहीं करेंगे, ये खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। इमरान खान के ऊपर ये और केसेस करेंगे, लेकिन वो निकलेगा इंशाल्लाह। और निकलेगा क्यों? निकलेगा इसलिए कि मुझे अपने रब पे पूरा यकीन है कि उसने इमरान खान को आज तक इज्जत दी है, आगे भी इज्जत देगा। ना इन लोगों की हिम्मत है, ना ये लोग कर सकते हैं। और अगर ये याद रखें, मुझे अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान में, अब ये देखें, 9 सेंचुरी से दुनिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में एक पाकिस्तानी है जो उसकी टॉप उसके लिए क्वालिफाई कर रहा है और बहुत बड़ा कंटेंडर है। और यहां पे ये लोगों की हालत देखें, मतलब इससे ज्यादा अच्छा, तभी तो अल्लाह ताला ने कहा हुआ है, जो शख्स हसद करता है वो अपनी ही आग में जलता है। और ये लोग इसी एज अ हासिद, ये लोग अपनी आग में जल रहे हैं। इन लोगों को रोजाना मतलब इनके लिए सबसे बड़ी न्यूज क्या है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बाहर निकल के छल्ली खा ली, वो हमजा साहब ने निकल के कुकड़ी खा ली। मतलब इससे ज्यादा इनके लिए कोई न्यूज नहीं है। लेकिन मियां साहब ने ये ना कहे, मियां साहब ने उस दिन 12-13 अफराद के साथ तस्वीरें भी बनवाई, सेल्फियां बनवाई हैं। आप ये देखें, उन्होंने जवाबन ये भी कहा, मियां साहब आपको वजीर आजम देखना है। उन्होंने कहा मेरा भरा नहीं देखने देता। नहीं, वो तो पता है, वो तो बिल्कुल ही बेचारे, वो तो बिल्कुल ही इनका असल मसला ये है कि ये सारे लोग जो है ना, ये डील करते हैं फॉर द गवर्नमेंट, ये अवाम के लिए कोई काम नहीं करते। और मैं एक और मिसाल देता हूं। मुझे एक बात बताएं
अगर आप लोगों का कैमरामैन 1 साल से कोई लाइटिंग होती है वो सही ना करे, क्या आपका डिपार्टमेंट उस कैमरामैन को वहां रखेगा? नहीं रखेगा, वो उसको निकाल देगा। मुझे एक बात बताएं, आतिफ मियां साहब कहते हैं 1980 से लेके आज तक इस मुल्क के अंदर सारे फैसले गलत हुए हैं। ये सारे फैसले किन 2 जमातों ने किए हैं? PMLN और PPP। तो अगर इन्होंने 40 सालों में गलत फैसले किए हैं तो आज ये कैसे सही फैसला कर लेंगे? वही दिमाग है, वही लोग हैं, वही सोच है, वही सब कुछ है। हाउ कैन दे चेंज? दे कैन नॉट चेंज। तो मुझे ये समझ नहीं आती उन सब लोगों पे कि जो फैसले कर रहे हैं कि हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो एक शख्स जो एक गलत काम पिछले 40 साल से कर रहा है वो आज ऑल ऑफ अ सडन वो ठीक करना शुरू कर देगा। और हमने देखा है कि ये पिछले 3 साल में वो जगह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6.2 GDP पे छोड़ गई थी, इन्होंने माइनस पे ले गए, जिस पे ये चीखे मार रहे हैं कि जी हम CCC माइनस से CCC प्लस पे आ गए हैं। अच्छा, CCC प्लस का मतलब ये है कि अभी भी वेरी हाई रिस्क पर है ये। उससे पहले क्या थे? एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। और यही चीज बंगाली साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं बैंकरप्सी के ऊपर हैं और इनकी डायरेक्शन भी गलत है। और वो कह रहे हैं कि ये बचा किनको रहे हैं? ये बचा अपर टियर को है, उसी एलीट क्लास को बचा रहे हैं, जो एलीट क्लास अकॉर्डिंग टू UNDP रिपोर्ट कि वो पाकिस्तान के सारे डिसीजंस को कंट्रोल कर रही है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो 1% या 0.1% जो एलीट क्लास है उसमें पॉलिटिशियंस भी आते हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी आती है, उसमें जनरल्स भी आते हैं, उसमें जजेस भी आते हैं। समत गलत है और समत गलत होने की वजह से अगले जो दिन है उसमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऐवान बाला और ऐवान ज़री में मज़ामत करेगी। बहुत शुक्रिया हुमायूं इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। हुकूमती समत कैसी है, यानी हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, हुकूमत के इक़दामात क्या हैं, जहाँ पर बात हो रही है कि एक तरफ मुलाजमीन निकाले जाएंगे, दूसरी तरफ बात हो रही है कि इनको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में एडजस्ट किया जाएगा, फिर कोई एक महकमा बंद करने की बात होती है, वहाँ से एहतजाज होता है और वहाँ पर फिर बात ये भी मंजर आम पे आती है कि इस एहतजाज के पेश नज़र इसको बंद करने का जो फैसला है वो हम वापस ले रहे हैं। तो क्या हुकूमत अपने किसी फैसले के ऊपर टेक पाएगी? और दूसरी बात ये कि हुकूमत ने जो अपनी समत का तयन कर रखा है और मॉडल जिसके तहत अदाद शुमार बताए जाते हैं वो किस हद तक दुरुस्त है, आने वाले दिनों में क्या होगा, इसी बारे में बात करेंगे। GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा हमने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। सायरा बानो साहिबा, बात हो रही है कि मुल्क में महंगाई है, हुकूमत ने आज कह दिया है सिंगल डिजिट के ऊपर आ गई है, 9.5% के ऊपर है और ये लास्ट ईयर अगस्त में 38% पे थी, अब हम 9.5 पे ले आए। किस हद तक आपको महंगाई में कमी वाकई दिखाई दी है? ये इन्होंने क्या अपने ड्राइंग रूम में बैठ के दादा शुमार बनाए? अगर ऐसे होता तो आवाम बिलबिला ना रही होती। और हम भी यहाँ ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं। मैं तो जो हातम ताई की कब्र पर लात मारकर 1 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल और इन चीजों में कमी की है, मैंने तो कोई रिलीफ नहीं देखा। तो मुझे नहीं पता कि ये दादा शुमार क्या बता रहे हैं। जो गरीब बंदा है वो अभी भी वो जो कहते हैं ना कि उन बिलों को लेकर और बाकी चीजें जो महंगाई, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कोई एक चीज महंगी होती है? कभी मैंने तो अपनी इस उम्र तक नहीं देखा कि वो चीज वापस कम हुई भी हो कि जहां से वो चली थी। तो और उससे पहले आप कोई इंट्रो में बता रहे थे कि इन इदारों की सबसे बड़ी बात तो है कि कैसर बंगाली साहब ने जो इस्तीफा दे दिया और जो उन्होंने वजह बताई है वही इनके मुंह पर तमाचा है। कि बात तो ये करते हैं कि डाउन साइजिंग करनी है और अपने वो करने, लेकिन जो अपने हुकूमती अखराजात हैं वो कम करने को तैयार नहीं है। अच्छा सायरा साहब, सुनने में आया, हाँ जी सुन रहे हैं आवाज़, सुनने में आया कि IMF के साथ भी कोई मसला चल रहा है। सुनने में तो बहुत कुछ आया है, लेकिन आप देखें ये कौन सी वो क्या वो कहते हैं। आप मुझे बताएं कि जो पहले भी जो कर्जा मिला और जो मैं तो पहला ही अपना मुल्क देखा है जो कर्जा मिलने पर खुशी से बगले बजाता है, वरना तो जो कर्ज है वो एक मर्ज होता है और इंसान परेशान होता है।
मगर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को नवाजा जा रहा है और जो इनके, अब मैं क्या गिनवाऊं कि अभी पिछले दिनों भी आपने स्टेट बैंक के जो रजा बाकिर साहब और अभी जो मौजूदा हैं उनकी जो मरात जो सर्कुलेट कर रही हैं कि जो उनकी तनख्वाह, उनका माहाना फ्यूल और सारी चीजें, आप उसी को देख लें और फिर आप देख लें कि इनकी कौन सी समत है और आपको हमें ये कैसे बेवकूफ बनाते हैं इन दादो शुमार के साथ। वरना देखा जाए तो कोई चीज सही नहीं जा रही, किसी भी समत में नहीं जा रही। आप PIA को देख लें कि आप उसके ऊपर एक बहुत लंबी बहस हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि इनका ये जो ऊंट है वो किसी करवट बैठा नहीं है कि उसके साथ करना क्या है, क्योंकि जितने भी उसके चीजें तो रूट वगैरह तो बेच चुके हैं और उसके बाद आउटसोर्स भी कर चुके हैं। अपना एयरपोर्ट हो गया, अपनी पोर्ट हो गए, अब खुदा जाने बाकी आप और हम ही रहते हैं ओलेक्स पे लगाने के। बानो साहिबा, वो तो उन्होंने अपना पल्लू झाड़ के फेंका है साइड पे। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि 75 साल से फैसला करने वाली ब्यूरोक्रेसी और अदलिया को जवाब देना होगा। नहीं तो वो आप जब जिस वक्त ये आते थे इनको 2 तिहाई एक्सेस भी मिली और उसके बाद ये मुसल्लत थे 35 साल, ज़ाहिर 35 साल तो आप निकाल दें माशाल्लाह का, तो क्या ये सही से कोई रिफॉर्म्स भी नहीं ला सके? रिफॉर्म से इनको लाना था PIA के साथ जो किया है। वो कहते हैं कि वो कैसे कहती हैं रिफॉर्म नहीं ला सके? इससे बड़ी रिफॉर्म क्या है कि बाहर से आए और सारे केस ख़त्म हो गए? इससे बड़ी रिफॉर्म क्या है कि आप आए और आप इश्तिहारी भी हों और आगे कबूतर उड़ाएं, मौज करें, मस्ती करें, सारा कुछ मिल जाए? इससे ज्यादा वो तो अपने उन्होंने वो किया है ना, इसी के लिए तो आए थे वो लोग, इसीलिए तो ये सारा रिजीम चेंज हुआ और चलती हुकूमत को गिराया गया। इनके तो 3 मेन काम यही थे। नैब के केसेस, नैब के इन्होंने पंजे वो काट दिए, EVM हो गया, ओवरसीज पाकिस्तानी का वो हो गया। इनकी कोई सहमति नहीं है। वो जिस वक्त मैं आपको क्या कहूँ, किसको इल्जाम दे रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी इनकी, इन्होंने तो अपने घर की लौंडी बनाई हुई है। और जो अदलिया है वो आपके सामने ही है कि इन्हीं के दौर में ये फिक्रा चला कि वकील ना करो तो जज कर लो। और जो ऑडियो और वीडियोस का कारोबार, और अगर ये की तरफ उंगली उठाते हैं तो वो तो देखिए आंख के तारे भी हैं और यक जान 2 कालिब हैं। तो जब यक जान 2 कालिब हो तो फिर इल्जाम नहीं लगाते होते। अच्छा सारे साहब, आप मुझे सब बता दें, फिर यासिर भाई सवाल करेंगे आपसे। वो मियाँ साहब चाहे जब मियाँ साहब जब मरी की सड़कों में फिरते हैं तो लोग उन्हें कहते हैं आपको वज़ीर आज़म होना चाहिए था। मियाँ साहब खुश परे होते हैं, लेकिन फिर अचानक से उनके चेहरे पे आसूदगी छा जाती है। ये क्या वजह हो सकती है? देखिए, तो वो आए तो वज़ीर आज़म बनने के लिए लाए गए ना। देखिए, कबूतर उड़वा दिए, फिर उसके बाद विक्ट्री स्पीच भी करवा दी और सारा कुछ करवा दिया। लेकिन आप ही को मैंने कहा था कि छोटी बहन पसंद है, बड़ी बहन के वो असगरी और अकबरी का आपने डिप्टी नज़ीर अहमद का नॉवल पढ़ा वो होगा। जो असगरी है उसके गुण ज्यादा हैं। तो मियाँ साहब बाकी जो लोग मिले थे, अब वो कहते ना कि दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। और तो अपनी 7-8 गाड़ियां खड़ी होंगी और रोक लिया, वरना तो इतनी सिक्योरिटी होती है, किसी को गरीब बंदा पहुंच सकता है कि हाथ ऐसे करे और गाड़ियां रुक जाए और वो पहुंच जाए। लेकिन तो आपने ये भी कहा था कि बात बड़ी से छोटी तक आई है, फिर आपने ये भी कहा था कि फुफ्फो की बेटी तक चली गई है। तो अभी मौजूदा सूरत हाल में जब हम ये सुन रहे हैं कि मियाँ साहब वापस इलाज के लिए लंदन जा सकते हैं, तो कुछ और भी हो सकता है? होने का तो बहुत कुछ हो सकता है। बाकी आपने फुफ्फो की बेटी के लिए कहा था, तो फुफ्फो की बेटी के लिए उन्होंने बोला कि ये जो निकाह खां का बंदोबस्त है आप खुद करेंगे। तो निकाह खां का बंदोबस्त नहीं हुआ था। और देखें अभी क्या होता है। सुना तो है कि मुज़ाकरात वगैरह भी चल रहे हैं और लंदन जाना कर रहे हैं। अभी सुन तो रहे हैं कि भाई वापस से इलाज के लिए। तो आप देखिए ना कि इतने सालों में इस मुल्क में ढंग का अस्पताल भी न बन सका। अब मैं और आप जैसे गरीब बंदों को कोई तकलीफ हो तो हम कहाँ जाएं? प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी खाल उतरवाने के लिए या सिविल हॉस्पिटल में मरने के लिए जाएंगे, जहाँ वहाँ पर एक सर दर्द की गोली भी ना मिलेगी। अच्छा, मियाँ साहब अकेले जाएंगे या मियाँ साहब की साहबजादी भी साथ जाएगी? जाकर आप जी, अगर मियाँ साहब गए तो मियाँ साहब की साहबजादी भी जाएंगी साथ, या साहबजादी यहाँ ही पर रहेंगी? साहबजादी यहीं पर ही होंगी। बाकी वो एक प्रोग्राम में कहा तो था कि मियाँ साहब प्रेशर नहीं बनने देते, वो सीटियां बजाते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में सिटी ला के भेजेंगे, क्योंकि वहां पर जाकर फिर इनकलाब बहुत जोर से आ ना जाए। क्योंकि यहाँ पर तो आप बात नहीं कर सकते ना, आपकी तो बस जाहिर है। मेरे ख्याल में वहां पर भी जाके बात नहीं करेंगे। पूरा खानदान तो इक़्तिदार में है,
बेटी के पास सूबा पंजाब है, भाई वफात में है, तो मैं नहीं समझती कि वहां पर भी जाके बोलेंगे। पता नहीं क्या होगा, किस ऊंट किस करवट बैठता है। वो बताने वाले और सितारों की चाल वाले तो कहते हैं कि ये सितंबर और अक्टूबर का सुना है कि देखें क्या होता है। हमारी तो सारी जिंदगी ऐसे गुजर गई जो सितंबर है। अच्छा सायरा बानो साहब, एक आखिरी सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इनकी तरफ जाके फिर खुद को आजमाइश में दोबारा डालेंगे? नहीं, मौलाना साहब को देने के लिए इनके पास है क्या? मौलाना साहब की ख्वाहिश थी सदर बनने की, जालिमों ने वो ख्वाहिश भी पूरी नहीं की। इन्होंने रजीम चेंज मौलाना साहब के कंधों पे सवार होकर इक़्तिदार में तो आ गए, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिला। उस 16 महीने में वजारतें तो बहुत मजे वाली ली, मजहबी अमूर हो गई, NHA हो गई, हाउसिंग हो गई, लेकिन उसके बाद का जो एक सदर बनने का ख्वाब था वो जरदारी साहब ने उस पर पानी फेर दिया। तो मुझे नहीं पता इनके देने को है क्या, पास मौलाना को देने के लिए है क्या, और जब नहीं है कुछ तो फिर मुज़ाकरात मौलाना से किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा, इस हवाले से अपना नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।